नमस्ते। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है पर बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड मैं देख पा रहा हूँ या मैं अपने अगल बगल समझ पा रहा हूँ या इंटरनेट पर भी देख पा रहा हूँ कि लोग हमेशा पेरेंट्स को आजकल नए यूट्यूबर कुछ यूट्यूबर का मैं नाम बता दूंगा या उनका स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। वो पेरेंट्स को अभी तक या वैसे लोग जो 1960 और 1918 के बीच पले बड़े बड़े हुए उनको समझ नहीं पाए हैं। लोग टॉक्सिक पेरेंट्स ज़्यादा कर रहे हैं। हर जगह सुनने को यही सब मिल रहा है। मेरे पेरेंट्स कंट्रोलिंग है, मेरे पेरेंट्स इमोशनली अनअवेलेबल है, मेरे पेरेंट्स ने मेरा चाइल्डहुड खराब कर दिया। और मैं डिफेंस नहीं कर रहा हूँ कि पेरेंट्स कभी गलत नहीं होते। कुछ पेरेंट्स जेन्युइनली टॉक्सिक होते हैं और इंडिया में होते हैं, समझ जाओ। कुछ पेरेंट्स अब्यूजिव, मैनिपुलेटिव, नार्सिस्टिक पर्सनैलिटी के होते हैं और ये सब इंडिया में ज़्यादातर है। पर आपको समझना होगा इसके पीछे का कारण, तब आप अपने पेरेंट्स को समझ पाओगे और उनके लिए एम्पैथी रख पाओगे। उनको टॉक्सिक नहीं बोलोगे या उनको बुरा भला या उनको ओल्ड जनरेशन, पुराना जनरेशन और मैं मॉडर्न नया जनरेशन हूँ, जेनजी हूँ, तो मैं उनको बर्खास्त कर रहा हूँ। आप अगर उन्हें समझ पा रहे होते तो ऐसा कभी नहीं बोलते। और मैं आज के इस वीडियो में यही समझाने वाला हूँ कि हमारे पेरेंट्स ने क्या क्या देखा है जो हम नहीं देख पाए हैं और उनका बिहेवियर इसलिए वैसा है। आइए शुरू करते हैं। क्या आपके पेरेंट्स टॉक्सिक हैं या फिर वो सिर्फ अपनी कंडीशनिंग और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के विक्टिम हैं? और अगर ये हम समझ गए एवोल्यूशन, फिलॉसफी, हिस्ट्री और बायोलॉजी के लेंस से, तो शायद तुम और हम अपने पेरेंट्स को बेटर समझ पाएंगे और शायद जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ा कम कर पाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं इस जर्नी को। 10,000 साल पीछे जाके समझते हैं इन सब चीजों को। सेक्शन 1, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी, व्हाई ह्यूमन सीक अप्रूवल। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर आया कहाँ से, जो हमारी ओल्ड जनरेशन फॉलो करते हैं। अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर, अप्रूवल लेना, समाज का अप्रूवल लेना, रिश्तेदारों का अप्रूवल लेना, इस बिहेवियर को या इस कंडीशन को, चीज को कहते हैं अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर। ये चीज आया कहाँ से? ये कोई मॉडर्न प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे जीन्स में कोडेड है। सोचो, तुम 10,000 पहले पैदा हुए, कोई सिटी नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, कोई पुलिस नहीं है, तुम्हारे पास सिर्फ एक कम्युनिटी है, 50-100 लोगों का ट्राइब है। अगर ट्राइब तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम अकेले हो जाओगे, शिकार नहीं कर सकोगे इफिशिएंटली, शेर चीता से नहीं बच सकोगे, बच्चे नहीं पाल पाओगे। तो मैं बता रहा था कि बहुत पहले लोग ट्राइब में रहते थे, ग्रुप में रहते थे। अकेले होना मतलब मर जाना। अगर आप जंगल में अकेले रहोगे तो आप जानवरों का शिकार हो जाओगे। अकेले अगर रहोगे तो आप शिकार नहीं कर पाओगे इफिशिएंटली, शेर चीता से बच नहीं पाओगे, जानवरों से, प्रेडिटर से, इन सब चीजों से बच नहीं पाओगे, बच्चे पाल नहीं पाओगे। मतलब लोगों से रिजेक्शन, मतलब सर्टेन डेथ। तो इवोल्यूशन ने क्या किया? इवोल्यूशन ने तुम्हारे दिमाग में एक सिस्टम डाल दिया, जो भी करो ट्राइब को खुश रखो। ट्राइब को अप्रूवल लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर उन्होंने रिजेक्ट किया तो तुम मर जाओगे। ये इवोल्यूशन ने हमें जैसे जैसे इवॉल्व हो रहे थे वैसे वैसे हमने ये चीजें समझी और ये हमारे जीन में कोडेड हो गया है। इसको कहते हैं सोशल ब्रेन हाइपोथेसिस। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन दुनबर्ग ने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया था कि ह्यूमन का ब्रेन इतना बड़ा इसलिए इवॉल्व हुआ है क्योंकि हमने कम्प्लेक्स सोशल रिलेशनशिप मैनेज करनी पड़ी थी। तुमने सुना होगा दुनबर्ग नंबर्स। एक इंसान सिर्फ 150 मीनिंगफुल रिलेशनशिप मेंटेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि उससे ज्यादा लोगों को ट्रैक करना ब्रेन के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन पॉइंट ए है, अप्रूवल सीकिंग एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। जो लोगों ने ट्राइब का अप्रूवल लिया उन्होंने सर्वाइव किया। जिन्होंने ऐसा नहीं किया वो एग्जिस्ट आज नहीं करते हैं, वो इंस्टिंक्ट हो गए। तो तुम्हारे पेरेंट्स जब लोग क्या कहेंगे बोलते हैं, वो लिटरली अपने इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग फॉलो कर रहे हैं। दूसरा चीज, बायोलॉजी, द न्यूरो साइंस ऑफ सोशल रिजेक्शन। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, साइंस से प्रूव कर चुकी है। यूसीएलए के न्यूरो साइंटिस्ट नियोमी इसियनबर्गर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को एमआरआई मशीन में रखा जो ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्ट करती है, और उन्होंने एक वर्चुअल बॉल गेम खिलाई। जब लोगों को डिलिबरेटली एक्सक्लूड किया गया, बॉल नहीं पास किया गया, तो उनके ब्रेन में एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स एसीसी एक्टिव हो गया। ये वही पार्ट है जो फिजिकल पेन में एक्टिव होता है। मतलब सोशल रिजेक्शन और
फिजिकल पेन बायोलॉजिकली सेम है, इसलिए जब कोई तुम्हें रिजेक्ट करता है तो तुम्हें दर्द होता है, लिटरली फिजिकल पेन वाला दर्द। तो तुम्हारे पेरेंट्स जब कहते हैं बेटा ऐसा मत करो, लोग रिजेक्ट कर देंगे, वो एक्चुअली तुम्हारे फिजिकल पेन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो सब एक्सपीरियंस किया है, उनके हिसाब से सारी चीजें हैं। अप्रूवल सीकिंग नेचुरल है, ये हमारे जीन्स में है, इस सर्वाइवल के लिए इवॉल्व हुई थी। पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आज का इन्वायरमेंट अलग है। आज अगर 10 लोग तुम्हें रिजेक्ट कर दे तो तुम मरोगे नहीं, तुम दूसरे 100 लोग ढूंढ सकते हो जो इंटरनेट पे हो और जो इंटरेस्टिंग हो उन 10 लोगों से। पर तुम्हारे पेरेंट्स का ब्रेन अभी भी उसी 10,000 साल पुराने सॉफ्टवेयर पे चल रहा है। उन्हें लगता है अभी भी रिजेक्शन इज इक्वल टू डेथ। ये वो जानबूझकर उन्हें नहीं लगता है, ये सब कॉन्शियसली उन्हें ऐसा लगता है, इसलिए वो ओवर प्रोडक्टिव है आपके लिए, इसलिए वो सेफ चॉइसेस पे इंसिस्ट करते हैं। वो तुम्हें सफोकेट नहीं करना चाहते, वो तुम्हें बचाना चाहते हैं। सेक्शन 2 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, इंडिया के लास्ट 70 साल। अब आते हैं हिस्ट्री पे। दोस्तों, इवोल्यूशन ने फाउंडेशन रखा, पर रिसेंट हिस्ट्री ने उसको एक्सट्रीम बढ़ा दिया। हमारे पेरेंट्स 1960, 70, 80 में बड़े हुए हैं। वो कैसा इंडिया था ये समझते हैं उसके बारे में। 1950 से 1980 किस तरह का इंडिया था? स्कैर्सिटी इकोनॉमी, पहला लिमिटेड रिसोर्सेज। इंडिया अभी भी इंडिपेंडेंट हुआ था, इकोनॉमी वीक थी, राशन कार्ड, चावल, दाल, चीनी सब लिमिटेड क्वांटिटी में मिलता था। लाइसेंस राज, बिजनेस खोलने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए था, लिटरली वही अप्रूवल सीकिंग। जॉब खत्म थे, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए 1000 लोग कम्पीट कर रहे थे। रिजल्ट क्या हुआ? उन सब चीजों का? कंपटीशन एक्सट्रीम था, सर्वाइवल डिफिकल्ट था। अगर तुम्हें एक बार एक अच्छी जॉब मिल गई तो तुम उसे कभी छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि दूसरा चांस मिलता नहीं था। इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स कहते हैं बेटा सेफ जॉब पकड़ो, एक्सपेरिमेंट मत करो। वो गलत नहीं बोल रहे हैं, उनके टाइम में सच में रिस्क लेना डेंजरस था। दूसरा, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। उस टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे लोग, दादी, दादा, चाची, चाचा, मामी, मामा सब एक साथ। और ज्वाइंट फैमिली एक माइक्रो सोसाइटी होती है जिसमें हर डिसीजन कलेक्टिवली लिया जाता है। शादी किसके साथ करनी है फैमिली डिसाइड करेगी, कौन सी जॉब लेनी है एल्डर्स डिसाइड करेंगे, वही अप्रूवल सीकिंग। बच्चे कैसे पालना है दादी बताएंगी। अगर तुम एक ऐसा डिसीजन लो जो फैमिली को पसंद नहीं आई तो होगा रिजल्ट इमोशनल ब्लैकमेल हो गया, फाइनेंशियल सपोर्ट बंद हो सकता है आपका। पहले का बात कर रहा हूँ। सोशल आइसोलेशन, सोशली आइसोलेट हो सकते हो आप। तो अप्रूवल सीकिंग उस टाइम से चला आ रहा है, और उस टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट था तो लोग अप्रूवल सीकिंग कर रहे थे। उस टाइम अप्रूवल सीकिंग एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी थी। आज तुम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो या अकेले रहते हो दूसरे सिटी में, तुम्हें ज्वाइंट फैमिली का प्रेशर नहीं है, पर तुम्हारे पेरेंट्स का ब्रेन अभी भी उस सिस्टम से निकला नहीं है, क्योंकि वो उसी सिस्टम में इवॉल्व हुआ है। तुम्हें समझना पड़ेगा ये सारी चीजें कि इसलिए तुम्हारे पेरेंट्स वैसे हैं। तीसरा चीज, लोग क्या कहेंगे, ये सोशल सेफ्टी नेट। उस टाइम पे कम्युनिटी बहुत टाइट नीट होती थी, तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे रिलेटिव्स की तरह होते थे। अगर तुम्हारी माँ बीमार हो तो पड़ोसन ही खाना बना देती थी। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो रिश्तेदार लोन दे देते थे। अगर तुम्हारे पास जॉब नहीं है तो कोई रेफरेंस से लगवा देता था। इसलिए अप्रूवल सीकिंग उस टाइम इंपॉर्टेंट था, पर ये सब एक कंडीशन पे मिलता था, तुम्हें कम्युनिटी रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। अगर तुमने कम्युनिटी को नाराज कर दिया तो कोई हेल्प नहीं करेगा, सोशली आउटकास्ट हो जाओगे आप, तुम्हारी फैमिली का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। इसलिए लोग क्या कहेंगे एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, सोशल इंश्योरेंस पॉलिसी थी उस टाइम के लिए, और अभी भी लोग कर रहे हैं। हमारे पेरेंट्स अभी भी इन सब चीजों में उलझे हुए हैं। तो ये सब पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं ये सब आपको अब समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। चौथा, अरेंज मैरिजेज और फैमिली अलायंस। उस टाइम पे लव मैरिज बहुत रेयर होती थी, 90% अरेंज मैरिज होता था, और शादी सिर्फ 2 लोगों की नहीं होती थी, 2 फैमिली की होती थी। अगर तुमने किसी रॉन्ग फैमिली में शादी कर ली, रॉन्ग कास्ट, रॉन्ग इकोनॉमिक स्टेटस, तो तुम्हारी फैमिली का स्टेटस गिर जाता था, तुम सोशली बाइकआउट हो सकते थे, तुम्हारी सिबलिंग की शादी में प्रॉब्लम आ सकती थी, तुम्हारे बड़े या छोटे भाई की शादी में प्रॉब्लम आ सकती थी। तो पेरेंट्स बहुत कॉशियस होते थे। आज तुम्हारे पास टिंडर, बबल, ऑनलाइन कम्युनिटी है, तुम इंडिपेंडेंटली पार्टनर चूज कर सकते हो। पर तुम्हारे पेरेंट्स को अभी भी लगता है कि अगर गलत चॉइसेस की तो पूरी फैमिली डूब जाएगी। द सिट 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। 1991 में इंडिया ने इकोनॉमिक सडनली फॉरेनर कंपनी आने लगी, जॉब बढ़ने लगे, इंटरनेट आ गया,
2000 के सन 2000 के करीब ग्लोबलाइजेशन शुरू हो गई, पर ये चेंजेस बहुत रिसेंट हुए हैं। तुम्हारे पेरेंट्स तब ऑलरेडी एडल्ट हो चुके थे, उनकी कंडीशनिंग पहले से हो चुकी थी। तुम 2010 में बड़े हुए हो, ऑलरेडी लिबरलाइज्ड इकोनॉमी में, तो तुम्हें उनके सफरिंग के बारे में नहीं मालूम चलेगा। इसलिए तुम्हारे और उनके बीच 50 साल का मेंटल गैप है, सिर्फ 25-30 साल के फिजिकल गैप के साथ। तुम्हारे पेरेंट्स ने स्कैरसिटी, कंपटीशन और सोशल प्रेशर में अपनी लाइफ जी है। वो कंट्रोलिंग नहीं है, वो स्केयर्ड है। स्केयर्ड इसलिए कि तुम वही मिस्टेक ना कर दो कि टाइम में जो वो लोग मिस्टेक कर देते थे, पर वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि दुनिया बदल चुकी है। साइकोलॉजी द 3 कोर पेरेंटिंग पैटर्न। अब आते हैं साइकोलॉजी पे। दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट ने 3 मेन पेरेंटिंग स्टाइल आइडेंटिफाई की है और तुम्हारे पेरेंट्स मोस्टली एक स्पेसिफिक स्टाइल में फिट आते हैं। पहला, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग, स्ट्रिक्ट मेरी बात सुनो वाली पेरेंटिंग। इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है आइए समझते हैं। हाई कंट्रोल, लो वार्मथ, बिकॉज आई सेड सो रीजनिंग नहीं देते थे, रूल्स स्ट्रिक्ट होते हैं। इमोशन एक्सप्रेशन डिस्करेज होता था, यही कैरेक्टरिस्टिक है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग का। एग्जाम्पल, तुमने 12th में 85% लाए तो तुम खुश हो, और पापा बोलते हैं 85%, शर्मा जी के बेटे ने तो 95% लाए हैं, तुमने मेहनत नहीं की है। और पैटर्न कहाँ से आया? ये पैटर्न कहाँ से आया? स्कैरसिटी और कंपटीशन से। जब रिसोर्स लिमिटेड थे तो पेरेंट्स को लगता है अगर मेरा बच्चा बेस्ट नहीं करेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इसलिए वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत डिमांडिंग होते हैं। इंटेंशन, बच्चों को टफ बनाना ताकि वो दुनिया में सर्वाइव कर सके। इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, लो सेल्फ स्टीम, कभी कभी भी गुड इनफ नहीं बोलते थे। फियर ऑफ फेलियर, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग देयर इमोशन। पर ये टॉक्सिक है या कंडीशनिंग आपको समझना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं कि स्ट्रिक्टनेस से बच्चा डिसिप्लिन बनेगा, उनके टाइम में यही काम करता था। आज ये आउटडेटेड है, पर वो नहीं जानते। इमोशनली डिस्टेंट पेरेंटिंग, प्यार है पर दिखा नहीं सकते। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसका? वो प्रोवाइड करते हैं फूड, मनी, एजुकेशन, पर इमोशनल सपोर्ट नहीं देते। आई लव यू कभी नहीं बोलते। हग, फिजिकल अफेक्शन रेयर है। प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करते। एग्जाम्पल, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम सैड हो बहुत, तुम्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई तुम्हें हग करे, बोले इट्स ओके टू फील सैड। और तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे पापा बोलते हैं क्या फायदा रोते रहने से, पढ़ाई पे ध्यान दो, सब भूल जाओगे। तुम्हें लगता है पापा इमोशनलेस है, पर सच क्या है? उन्हें इमोशन एक्सप्रेस करना कभी सिखाया ही नहीं गया। साइकोलॉजिस्ट जॉन बॉल्बी ने अटैचमेंट थ्योरी दी। उन्होंने बताया कि जब बच्चे को बचपन में इमोशनल वार्मथ नहीं मिलता तो एडल्ट होने के बाद भी इमोशनली किसी और के लिए अनअवेलेबल होते हैं। एक साइकिल है। तुम्हारे दादा दादी इमोशनली डिस्टेंट थे क्योंकि उनके टाइम में इमोशन मतलब वीकनेस। तुम्हारे पेरेंट्स इमोशनली डिस्टेंट बने क्योंकि उन्होंने भी वार्मथ नहीं देखा अपने पेरेंट्स थे। तुम इमोशनली डिस्टेंट बन सकते हो अगर तुम साइकिल नहीं तोड़ते। तो क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्यार नहीं करते? बिल्कुल करते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि प्यार कैसे दिखाना होता है। उनके लिए प्यार का मतलब है तुम्हें खाना खिलाना, तुम्हारी फीस भरना, तुम्हें एक सिक्योर फ्यूचर देना। इमोशनल वैलिडेशन उनके लव लैंग्वेज में नहीं है। तीसरा, गिल्ट ट्रिपिंग एंड इमोशनल मैनिपुलेशन। इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है आइए समझते हैं। मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है और तुम्हारी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया, अगर तुम ये भी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक यही है जो मैंने 3 बताए। एग्जाम्पल, तुम कहते हो मम्मी मैं बाहर अब्रॉड जा रहा हूँ जॉब के लिए, वो बोलती हैं हाँ जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं यहाँ मर जाऊंगी, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये सारी चीज़ें। पर ये कहाँ से आता है? हेल्पलेसनेस और फियर से। जब किसी इंसान के पास डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता सिचुएशन पे तो वो इनडायरेक्ट कंट्रोल यूज करते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स को पता है वो तुम्हें फिजिकली रोक नहीं सकते, वो तुम्हें फोर्स नहीं कर सकते। अब तुम एडल्ट हो गए हो, क्योंकि तुम एडल्ट हो गए हो इसलिए वे वैसा करते हैं, गिल्ट ट्रिप में डालते हैं आपको। ये हेल्दी नहीं है। ये इंडिया में नॉर्मल नहीं है, पर इंडियन ने इस चीज को नॉर्मलाइज कर दिया है। ये इनसिक्योरिटी है। तुम्हारे पेरेंट्स की पेरेंटिंग स्टाइल उनकी कंडीशनिंग का रिजल्ट है। वो इंटरनली तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहते, पर वो बेटर नहीं, क्योंकि वो बेटर नहीं जानते। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो तुम फ्रस्ट्रेशन से एम्पैथी पे शिफ्ट कर दोगे अपने पेरेंट्स के लिए।
अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कि मेरे पेरेंट्स या इंडियन पेरेंट्स ऐसे होते क्यों हैं, उन्होंने वो सारी चीज़ें जो भी फॉलो कर रहे हैं वो चीज़ें आई कहाँ से है, आई कहाँ से, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए एम्पैथी फील करोगे। चौथा, द जनरेशनल डिवाइड, व्हाई यू फील डिफिकल्टी। अब समझते हैं तुम अलग क्यों सोचते हो, तुम्हारी कंडीशनिंग बिल्कुल अलग क्यों है। पहला, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। पेरेंट्स के टाइम टीवी नहीं था या सिर्फ दूरदर्शन जैसा कुछ होगा, बुक्स लिमिटेड थे, इंफॉर्मेशन गेट कीपर्स थे, टीचर, एल्डर्स, गवर्नमेंट, इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता था। तुम्हारा टाइम में देखो क्या हो रहा है, इंटरनेट है, यूट्यूब है, विकिपीडिया है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, यूट्यूब है, पॉडकास्ट है, इंफॉर्मेशन अबेंडेंट है। रिजल्ट क्या हुआ इस चीज़ का, तुम ज़्यादा अवेयर हो गए हो, तुम कॉन्सेप्ट जानते हो, मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ें जानते हो, तुम थेरेपी के बारे में जानते हो, तुम बाउंड्री होना चाहिए हर इंसान का ये समझते हो, इंडिविजुअलिटी के बारे में समझते हो। तुम्हारे पेरेंट्स ने ये वर्ड कभी सुने भी नहीं थे, इसलिए वे वैसे हैं। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पेरेंट्स के टाइम एक जॉब खोना डिजास्टर जैसा था, कुछ बैकअप प्लान नहीं होते थे उनका। तुम्हारे टाइम में क्या है, देखिए समझिए, मल्टीपल करियर ऑप्शंस है, फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस, ग्लोबल जॉब मार्केट, रिमोट वर्क। रिजल्ट क्या हुआ इन सब चीज़ों का, तुम रिस्क ले सकते हो जो तुम्हारे पेरेंट्स नहीं ले पाए। तुम्हें सेफ पाथ की उतनी जरूरत नहीं है जितना जरूरत हमारे पेरेंट्स के टाइम में उनको थी। तीसरा, इंडिविजुअलिज्म वर्सेस कलेक्टिविज्म। डच साइकोलॉजिस्ट ग्रेट ऑफ स्टेडे ने कल्चर को स्टडी किया। उन्होंने बताया कि इंडिया एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी है जहाँ कम्युनिटी इज ग्रेटर दैन इंडिविजुअल, पर इंडिया स्लोली इंडिविजुअलिस्टिक बन रहा है, स्पेशली अर्बन एरिया में। तुम्हारे पेरेंट्स वी कल्चर में बड़े हुए, फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ा उन्हें, जरूरी भी था उनके लिए, पर तुम मी कल्चर में बड़े हो रहे हो। पर्सनल हैप्पीनेस तुम्हारे लिए प्रायोरिटी है, जो उनके लिए सैक्रिफाइस था। ये अच्छा है या बुरा, ये डिफरेंट है। ये ना ही अच्छा है और ना ही बुरा, ये डिफरेंट है। तुम्हारे और तुम्हारे पेरेंट्स के बीच फाउंडेशन वर्ल्ड वाइड व्यू डिफरेंस है, और दोनों वैलिड है अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में। प्रैक्टिकल सोल्यूशन कैसे हैंडल करें इन सब चीजों का, तो प्रैक्टिकल बात करते हैं। मैं तुम्हें साइंस बेस्ड स्ट्रैटेजी बताऊंगा। पहला स्ट्रैटेजी, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, पर्सपेक्टिव चेंज करो। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी में एक कॉन्सेप्ट है रिफ्रेमिंग का। रिफ्रेमिंग मतलब इवेंट सेम है पर तुम्हारा इंटरप्रिटेशन चेंज करो। एग्जाम्पल, इवेंट, पापा ने कहा तुम इंजीनियर करो, आर्टिस्ट मत बनो। ओल्ड इंटरप्रिटेशन, पापा मुझे सपोर्ट नहीं करते, वो टॉक्सिक है। रिफ्रेम्ड इंटरप्रिटेशन, पापा स्कैर्ड है, उनके टाइम में आर्टिस्ट बनना रिस्की था, इसलिए वो मुझे फाइनेंशियली सिक्योर देखना चाहते हैं और करना चाहते हैं। ये रिफ्रेमिंग हो गया। तुम लेस एंग्री होगे ऐसे करके, तुम मोर एम्पैथिक रहोगे, और जब तुम काम रहोगे, तो तुम बेटर कम्युनिकेट कर पाओगे। सेकेंड स्ट्रैटेजी, द स्कॉटिक मेथड। क्वेश्चन पूछो, लेक्चर मत दो। ग्रीक फिलोसोफर स्कॉटिक ग्रीक फिलोसोफर कहते थे लोगों को कन्विंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है उनसे क्वेश्चन पूछो। एग्जाम्पल के तौर पे, पापा आप गलत हो, गलत तरीका आप जो करते हो, पापा आप गलत हो, मुझे अपनी लाइफ जीने दो, सही तरीका। पापा एक बात समझ नहीं आई, आपने कभी अपनी लाइफ में ऐसा कुछ किया जो लोगों ने अप्रूव नहीं किया, कैसा लगा तब? फिर पॉज, फिर चुप हो जाओ, उन्हें सोचने दो और फिर पूछो। तो अगर आपको बुरा लगा था तो क्या आप चाहोगे कि मैं भी वही फील करूं? ये डिफेंसिव नहीं है, ये रिफ्लेक्टिव लगता है। स्ट्रैटेजी 3, स्मॉल एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए यूज होती है। कॉन्सेप्ट ए है, जिस चीज से डर लगता है उसे ग्रेजुअली एक्सपोज करो, डर स्लोली कम होगा। तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारे अनकन्वेंशनल चॉइसेस से डर लगता है, उन्हें ग्रेजुअली एक्सपोज करो उस चीज से। एग्जाम्पल, अगर तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो, मंथ 1 उन्हें यूट्यूब पे सक्सेसफुल म्यूजिशियन के वीडियोज दिखाओ, उन्हें अपना एक छोटा परफॉर्मेंस दिखाओ। मंथ 3 उन्हें अपनी फर्स्ट पेड गिग के बारे में बताओ। मंथ 4 उन्हें अपनी इनकम दिखाओ। जब वो देखेंगे कि तुम एक्चुअली सक्सेस कर रहे हो तो उनका डर कम हो जाएगा। तो ट्रांसलेशन टेक्निक, उनकी लैंग्वेज में बोलो। तुम्हारे पेरेंट्स की वैल्यू अलग है तो उनकी लैंग्वेज में जस्टिफाई करो अपने डिसीजंस। एग्जाम्पल, तुम कहना चाहते हो मैं स्टार्टअप करूंगा, वो सुनना चाहते हैं ये फाइनेंशियली वैल्यूएबल है, ये फाइनेंशियली विएबल है। पापा मैंने एक बिजनेस बनाया है, मार्केट रिसर्च की, अगर ये काम नहीं किया 2 साल में तो मैं वापस जॉब पे आ जाऊंगा, पर अगर काम किया तो हमारी फैमिली फाइनेंशियली बहुत सिक्योर हो जाएगी। ये उनकी सिक्योरिटी बेस्ड थिंकिंग को एड्रेस कर रहा है।
तो इन सब चीज़ों को समझो और इस तरीके से कम्युनिकेट करो अपने पेरेंट्स से। 5वां स्ट्रैटेजी, सेट बाउंड्री विद कंपैशन। बाउंड्री जरूरी है पर एम्पैथी के साथ। फॉर्मूला, एक्नॉलेज देयर फीलिंग। मैं जानता हूँ आपको टेंशन होती है, स्टेट योर बाउंड्री, पर मुझे अपने डिसीजन खुद लेने हैं। मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी केयर नहीं करता, मैं हमेशा आपका रिस्पेक्ट करूंगा। 6वां स्ट्रैटेजी, थेरेपी एजुकेशन फॉर देम। अगर पॉसिबल हो तो फैमिली थेरेपी सजेस्ट करो या फिर उन्हें रिसोर्सेज दो, बुक दो, इंडियन यूट्यूब वीडियोस दिखाओ, रिलेटेबल इंडियन कंटेंट दिखाओ, वर्कशॉप, वेबिनार ऑन मॉडर्न पेरेंटिंग, उन्हें ये सब चीज़ें सजेस्ट करो, पर ये जेंटली करो, फोर्स मत करो। सेक्शन 6, व्हेन टू वॉक अवे द हार्ड ट्रूथ। दोस्तों अब एक अनकंफर्टेबल बात, सब कुछ फिक्स नहीं हो सकता। अगर तुम्हारे पेरेंट्स फिजिकली वर्बली अब्यूजिव है, डेलिबरेटली मैनिपुलेटिव है, नॉट आउट ऑफ फियर नॉट आउट ऑफ फियर बट फॉर कंट्रोल, तुम्हारी बाउंड्री रिपीटेडली वायलेट करते हैं इवन आफ्टर एक्सप्लेनेशन, तो ये जेन्युइनली टॉक्सिसिटी है और अब तुम्हें डिस्टेंस लेना पड़ेगा फॉर योर ओन मेंटल हेल्थ। ये इजी डिसीजन नहीं है पर जरूरी हो सकता है और इसमें गिल्ट फील करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी है खुद को हेल्दी रखना। तुम उन्हें फिक्स नहीं कर सकते अगर वो टॉक्सिक है बहुत ज्यादा। कंक्लूजन आज की इस वीडियो का, तो दोस्तों आज का मेन गेटवे क्या है? पहला, अप्रूवल सीकिंग एक इवोल्यूशनरी सर्वाइवल मैकेनिज्म है, हमारे जीन्स में कोडेड है, इसलिए हमारे पेरेंट्स अप्रूवल सीकिंग के पीछे वैसा करते हैं। इसलिए हमारे पेरेंट्स और इस समाज सोसाइटी बहुत ज्यादा अप्रूवल सीकिंग बिहेवियर रखता है। सेकेंड, तुम्हारे पेरेंट्स की कंडीशनिंग इंडिया के लास्ट 70 साल के हिस्ट्री ने शेप की है। स्कैरसिटी, जॉइंट फैमिली, लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों ने, तो इसलिए वो वैसे हैं जैसे आज आप देख रहे हो। तीसरा, उनका बिहेवियर टॉक्सिक नहीं है, वो आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पे चल रहे हैं, इनमें उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो इस चीज से अवेयर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं कि दुनिया बदल गई है। चौथा, तुम्हारी और उनकी वर्ल्ड व्यू फंडामेंटली डिफरेंट है और ये ओके है, कुछ दिक्कत नहीं है इस चीज में। पांचवा, तुम्हें उन्हें फिक्स नहीं करना, अगर वो फिक्स नहीं हो रहे हैं तो तुम्हें उन्हें फिक्स नहीं करना, तुम्हें उन्हें अंडरस्टैंड करना है। और एक लास्ट फिलोसफिकल बात, जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन में संभाला, तो जिस तरह तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बचपन में संभाला, जब तुम वॉक करना सीख रहे थे, जब तुम चलना सीख रहे थे, तब तुम्हें पकड़ के रखा ताकि तुम गिर ना जाओ। आज तुम्हारी बारी है, तुम समझदार हो गए हो या तुम्हें समझदार होने की जरूरत है। इन सब चीजों को समझकर तुम्हें दुनिया ज्यादा दिखती है, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उनको संभालने का, जैसे उन्होंने आपको चलना सिखाया था। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा एम्पैथी रखो, नॉट बाई एग्रीइंग विद एवरीथिंग, नॉट बाई सैक्रिफाइसिंग योर हैप्पीनेस, पर बाई अंडरस्टैंडिंग कि वो भी इंसान है, फ्लॉट है, स्केर्ड है, कंडीशन है, पर ये अंडरस्टैंडिंग ही आपको हील करेगा कि आपके पेरेंट्स टॉक्सिक नहीं, कंडीशन है। अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो इस वीडियो को, कमेंट में बताओ क्या तुमने अपने पेरेंट्स की कंडीशनिंग को समझा है बढ़िया से, क्या तुमने कुछ स्ट्रैटेजी ट्राई की। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बी काइंड, बी पेशेंस एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।